नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये विशेष प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विशेष बातचीत के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत दिल्ली शराब घोटाले के साथ। सर, दिल्ली शराब घोटाले में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो अदालत के इस निर्णय का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या असर देखते हैं आप? देखिए, ये तो राजनीति की बात तो बाद में मैं करूंगा। मैं समझता हूँ कि ये जो न्यायालय का आदेश है ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरा है। बिल्कुल सर। लेकिन साथ के साथ ये सीबीआई और ईडी जैसे जो केंद्रीय संचालित जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्यप्रणाली पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल सर। क्योंकि न्यायालय ने इनको राहत दी है तो दूसरी तरफ उसने आदेश दिया है सीबीआई को कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, जो जांच अधिकारी है, उसके विरुद्ध विभागीय जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये ट्रायल के काबिल भी नहीं है। जितने दस्तावेज सबमिट किए हैं केस चलाना के बाद के बाद ट्रायल पहले खारिज होने वाली स्थिति में। देखिए, 2021 की आबाकारी जो एक्साइज पॉलिसी आम आदमी पार्टी ने बनाई, 2021 में 22 में जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के सरकार के, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी का क्लेम था कि ये पार्टी इससे रेवेन्यू बढ़ेगा दिल्ली का। तो जब उन्होंने लिखा भी लकुना या जो भी शिकायत करी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तत्काल रूप से सीबीआई को जांच मार्ग कर दी। अब सीबीआई को जब जांच मार्ग हो गई तो 2023 में सीबीआई ने उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्होंने नोटिस दे दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को, वो पेश नहीं हुए, खत्म हो। उसके बाद उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद विजय नायर आ गए, जो पंजाब में भी अपराधी रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। और उसके बाद फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर दबाव डाला, नोटिस जाने शुरू हुए। तो अल्टीमेटली ये पोजीशन बने कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो 6 महीने अंदर है। संजय सिंह भी 6 महीने रहे। जो सिसोदिया और विजय नायर तो 1.5 साल से 2 साल के बीच इनका पीरियड है। और इसके साथ और फिर लिस्ट बड़ी होती जाएगी, 23 आदमी टोटल। इसमें एक जो के कविता है, जो लड़की है राव तेलंगाना के पूर्व, वो भी अंदर है। ये देखने वाली बात है कि ये जब अब न्यायालय का जो फैसला आ गया, उसने तो जांच अधिकारी को कटघरे में खड़े हैं, सीबीआई अपने अपने कटघरे होगी, उसके साथ सरकार की वर्किंग कटघरे में खड़ी होगी। और इसके एक फैसले के साथ ये धारणा पक्की हो गई, मजबूत हो गई कि जो सेंट्रल एजेंसी है, सरकार विरोधी दलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के नाम पर इस्तेमाल करती है और उनको इस तरह से, ये धारणा इस फैसले के साथ और मजबूत हो गई। अब देखिए ना, इसमें आप राजनीति की बात करते हैं, 2021 में 2024 तक आते आते जब तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, तो जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो एक छवि थी, वो ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता, इस तरह मुझे गारंटी थी एक तरह, वो अपने इसी लेके वो आगे चलते। लेकिन 2022 से 2024 2 सालों में जितने इनके नेता अंदर चले गए, वो छवि कमजोर हो गई। बिल्कुल सर। लोगों को लगा भी नहीं, ये इतने आदमी जब करते चले जा रहे हैं तो वो छवि कमजोर। उसका असर ये होगा कि भाजपा सत्ता में आ गई, ये दूसरे नंबर पर रह गया। यही और फिर इस पीरियड में आप समझे, ये 2 साल या उनके परिवारों की क्या स्थिति होगी। इस फैसले ये भी तो एक प्रश्न उठता ना, इतने बड़े जो संवैधानिक पदों पर आदमी बैठते हैं, उन पे आप इतना आरोप लगा रहे हो और उसके न्यायालय में जाके उसके तथ्य सबूत भी नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कि जिनके आरोपी जो बनाए पहले, उनको बाद में गवाह बना लिया और उनके आधार पे आगे जाके दूसरे लोगों के नाम ले लिए। तो ये सारा एक उन्होंने न्यायालय ने, जो माननीय जज ने कहा कि ये सीबीआई ने अपने मन में एक कहानी बनाई, उस कहानी को
आगे अपने हिसाब से वो मोल्ड करती चलेगी, और जब फैक्ट्स जो सामने है उसके आधार पर केस ही नहीं बनता, ट्रायल तो केस ही नहीं बनता, तो इसलिए उन्होंने बरी कर। अब रही कि जब 2024 के विधानसभा दिल्ली में इफेक्ट हुई, अब 2027 में पंजाब आना, बिल्कुल गुजरात आना, हरियाणा में बाई इलेक्शन भी आने, वो इस तरह ये अब स्थिति ये होगी कि दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली गढ़ था आम आदमी पार्टी का, इतने जब केस चलते थे तो एक आदमी निराशा वाली स्थिति में चले जाता, डिप्रेशन में चले जाता, भी इतने केस, सारे पार्टियों, इतने नेता बीच में आ गए, अंदर से हो गए। अब इस फैसले के बाद पार्टी में एक नया जीवन दान जिसको पार्टी को मिलते हैं ना, वो मिल गया। अब हर नेता, हर कार्यकर्ता उत्साहित होगा, दिल्ली में भी होगा, पंजाब में होगा, राष्ट्र भर में, जहां गुजरात, वो हर जगह वो उसके जो कार्यकर्ता है उत्साह होगा कि अब न्यायालय ने ये सिद्ध कर दिया कि हम ईमानदार हैं। अब इसकी किसी दूसरे को गारंटी देने की या गवाही देने की जरूरत नहीं कि ये ईमानदार आदमी है, ये पार्टी ईमानदार है। जैसा वो जो उत्साह पैदा होगा, उसके लिए अब जो अगले चुनाव आएंगे, जो अगर 24 में इनको नुकसान हुआ तो 27 में एक सिम्पथी वोट भी इनको मिलेगी पंजाब में, जो मैं महसूस करता हूँ, गुजरात, जहां भी देश में जाएंगे। और विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जो राष्ट्रीय राजनीति में उस समय उभर रहे थे और फिर नीचे आ गए इन केसों में, अब फिर दोबारा राष्ट्रीय स्तर पे वो आएंगे। लेकिन उसके बीच में फिर वो आएगा, जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये तो जी गेम भाजपा ने इस समय चुनाव से पहले कर दिया। मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं ये कहता हूं कि केजरीवाल का खत एक दफा फिर राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर उठेगा, 27 के चुनाव विधानसभा तक। उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसमें अगर सकारात्मक रूप से मुझे लगता है कि पार्टी को लाभ मिलेगा परसेंट को, तो उसके बाद 27 के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पे अरविंद केजरीवाल जो ऊपर उठेगा। तो ये सारी स्थिति, पर इसके साथ मैं ये जो सत्ता पक्ष, मतलब जो केंद्र सरकार, क्योंकि सीबीआई ईडी दोनों उनके अंदर, उनके कंट्रोल में है, तो इन दोनों को, सीबीआई और ईडी की जो वर्किंग है, सीबीआई बेशक ये पहला स्टेज है जहां पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली, अब वो हाई कोर्ट में सीबीआई चलेगी है आगे, अब 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। इससे पहले 2G का तो अगर आपको ज्यादा 2007 में उठा था तो कितने करोड़ों के वो 25 अभी तक चला जा रहा है। अब वो स्थिति इस केस की भी होगी, 15-20 साल आगे लमक सकता है, चलता जाएगा। निर्णय अंतिम क्या आता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था जो इस तरह धीरे धीरे चलने वाली है। पर अभी जो राहत मिला है और जो कमेंट दिए हैं जज ने, उसके लिए सीबीआई और ईडी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनकी कार्यप्रणाली के कारण आज उंगली केंद्र सरकार पर भी उठ रही है। इनको राहत है तो वो आहत में वो हो गए, केंद्र सरकार और सीबीआई ईडी, ये इनकी जो कारगुजारी है इस पे भी आज उंगली उठेगी, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े चर्चा का विषय रहे, तो आखिर में रिजल्ट क्या निकला, 0। तो सीबीआई तो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है देश की, अगर उसके केस इस तरह जा रहे हैं तो उसके मतलब कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली, तो ये उनके लिए आत्मचिंतन है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता उत्साहित होंगे और उनका एक नया जोश, नई उमंग, जैसे कहते हैं कि मुक्त हुए जो उनपे जो आरोप लगे थे, तो वो 2026 या 26-27 का जो वर्ष, चुनावी वर्ष है पंजाब, क्योंकि यहाँ भी उनकी सत्ता है, और इसके बाद गुजरात और जहां भी वो जाएंगे, जो चुनाव आगे आएंगे, तो एक नए उत्साह से जाएंगे, उनको लाभ वाली स्थिति। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। सर, इस्लाम के नाम पर भारत से अलग होकर बने दो देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध शुरू होने की खबर आ रही है, और वो भी रमजान के पवित्र महीने में। तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि धर्म के नाम पर जिन्ना के जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की थ्योरी है वो असफल हो रही है? तो इसके क्या तत्कालीन कारण और क्या इसके समाधान दिखाई देते हैं? देखिए, धर्म के, देखो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से पहले अलग हो चुका था, अंग्रेज ही कर गए थे उस समय। रही पाकिस्तान की, जो दूरराष्ट्रीय की बात करते हैं, तो बांग्लादेश 71 में हो गया, धर्म वाली फार्मूला तो वहीं भी फेल हो गया। अब इसमें आ गया मुद्दा बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान घोषणा कर चुका है हम अलग होना चाहते हैं, आप इसके साथ रह ही नहीं सकते पाकिस्तान के। अब जो युद्ध वाली स्थिति आ गई,
इसका देखिए तरीके, तालिबान पाकिस्तान TTP जिसको है, और इसके थोड़ा सा अतीत में जाए तो 2021 में तालिबान आया था अफगानिस्तान में सत्ता में। तो उस समय इमरान खान थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने स्वागत किया था कि पठान अपने अफगानिस्तान अपने दोबारा स्वतः आई, आज़ादी मिली उनको और मुक्त हो गए, स्वागत किया। लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान में जो TTP थी, जो कई आतंकवादी ग्रुपों को मिलाकर बनी थी, ये इसका बेस था बलूचिस्तान। तो जब इमरान और फौज के आपस में टकराव शुरू हुआ, अब तो इमरान खान अंदर हो गए, तो फौज ही सारा कुछ कर दिया। तो उसके बाद उसी समय से ये TTP की गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई। उन्होंने पुलिस पर, आर्मी पर हमले शुरू कर दिए थे जब इमरान खान और उनकी टकराव, मुनीर की, उनका जो आर्मी चीफ है, और बड़ी थी टकराव। तो जब TTP के हमले बढ़े तो पाकिस्तान की सरकार जो वर्तमान और जो मुख्य है, उनको लगा कि TTP की मदद तालिबान अफगानिस्तान जो है वो सत्ता में है वो कर रहे हैं। और TTP ने क्या किया कि उनकी इस समय जो स्थिति है वो बलूचिस्तान के जितना एरिया लगता है उस पर वो कब्जा करे बैठे। उन्होंने अभी भी, तो ये स्थिति पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान खुद आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर सका, अपनी उसकी देन है, आप उसी में फंसा गया। तो TTP की गतिविधियां ना रुकने के कारण उन्होंने तालिबान को ले लिया निशाने पे, तालिबान समर्थन कर रहा है। और उसके बाद दूसरा कारण मैं जो समझता, एक तो इंटरनल हो गया, फिर अफगानिस्तान पे उन्होंने रखी नजर। तीसरा उनको लगता है अफगानिस्तान भारत के नजदीक बढ़ रहा है, तो वो नजदीकियां भी कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो इस समय सरकार है और चीफ है, उनको लगता है कि जो पाकिस्तान की इंटरनल स्थिति है, लोगों में जो असंतोष की भावना है, या उनको लगता है भारत कहाँ निकल गया, हम कहाँ रह गए, गरीबी कंगाली की स्थिति है, उससे भी ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने शुरू कर दिया। अब अफगानिस्तान के भारत से नजदीकी इसलिए है कि भारत विकास के लिए उनको पैसा दे रहा है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको दवाइयाँ, खाना पीना जो उनको चाहिए, भारत जो मदद मांगते हैं वो दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास कंगाली है, पाकिस्तान दे नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो, देखिए पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के पास बलूचिस्तान को गिरवी रख रहा है एक तरह से, क्योंकि खनिज के दृष्टि से बहुत रिच है बलूचिस्तान, वहां पे खाने, सोना, दूसरे जो सब कुछ वहां पे है। तो उन्होंने वो एग्रीमेंट जो भी करना चाहते हैं अमेरिका के साथ या चीन के साथ, वो बलूचिस्तान को सामने रख के करते हैं। जो पैसा आएगा वो फौज के पास, जो पंजाब मैं कह रहा हूँ, उस वहां के जो सत्ता पर उनके पास जाएगा। और बलूचिस्तान जो अभी भी बहुत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और पिछड़ता चल जाएगा जब उनके नेचुरल खनिज पदार्थ ही बाहर चले जाएंगे। और उनको लगता है कि बलूचिस्तान को अगर ये भी चले गए तो हम तो बिल्कुल सारी भविष्य के लिए हमारा अंधकारा हो जाएगा सारा कुछ। तो वो रिएक्शन उसके बाद का भी है। तो ये सारी जो स्थिति है, जो पाकिस्तान की इंटरनल जो स्थिति है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल दोनों, और तीसरी उनके जो अमेरिका और चीन के पास गहने रखने, बलूच को रखना, बलूचिस्तान को, तो ये सारी स्थिति एक दूसरी और भी मैं समझू तो पठान और पंजाबी की टकराव वहां पर रहता है। वो पठान को मजाकिया बनाते हैं, पठान जो, क्योंकि पठान उस एरिया ने भारत के साथ रहने का जो विभाजन का था, तो उस फ्रंटियर ने सारा हिंदुस्तान के रहने के लिए अपना मतदान दिया था। तो तब से ये आपस में इंटरनल चलते हैं, तो वो भी एक कारण चलता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं जो समझता हूँ कि जो दबाव बढ़ रहा है, इंडिया ने समर्थन किया अफगानिस्तान का, इजराइल भी आ रहा है, अब ईरान, अमेरिका, चीन, ये सब अपील कर रहे हैं कि युद्ध मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी उनको इस हालात में नहीं है कि वो लड़े। दूसरी बात पाकिस्तान समझ जाएगी कि अफगानिस्तान में 10 साल पहले रूस रहा, 10 साल अमेरिका रहा, दोनों सफल होकर गए। तो वहां पे जुझारू गांव है, वो इस तरह नहीं आने की। पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल है। ये दो विश्व के सबसे बड़ी ताकतें थी अपने अपने समय में, रूस भी और अमेरिका भी। 10-10 साल के बाद वो अपने हथियार छोड़ के भागे वहां से भी, हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान जितना इसको लंबा ले जाएगा, उसको आर्थिक, पॉलिटिकल, सामाजिक
सब तो नुकसान ही नुकसान है। वो और कंगाली के पास जाएगा। बेहतर यही है कि वो बलूचिस्तान में या तो भागीदारी उनकी बढ़ाए सत्ता में, ना जैसे उन्होंने अपने आप को आज नहीं तो कल आजाद हो गए जैसे बांग्लादेश हुआ है, वैसे क्योंकि पाकिस्तान की अपनी नकारात्मक नीतियां मैं समझता हूँ मुख्य कारण है। बाहर तो बाद के सेकेंडरी इश्यूज बन जाते हैं। अब कोशिश बड़ी ताकतें करती हैं, अब सारी दुनिया की तो नजर थी ईरान और अमेरिका की लड़ाई की शुरू हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए, तो वो एक हो गया। जहां तक भारत की दृष्टि है, भारत को तो सुख सुख दुश्मन का दुश्मन से करे। अफगानिस्तान तो हमारा दोस्त है, हमारी तरफ से उनके अफगानिस्तान चले गया तो हमारे लिए तो ये सुखद है, उधर ही रहे, हमारी तरफ ना आए, हमारी डेवलपमेंट जो चलती है। पर मेरे हिसाब से पाकिस्तान को जल्द इस पे नियंत्रण रख के समाज के द्वारा अपनी समस्या हल कर बड़े। अब ट्रंप ने कहा कि मैं हल करूंगा अमेरिका जैसे वो कैसे होता है, पर पाकिस्तान की दृष्टि से मैं कहता हूँ उनको नुकसान को कोई लाभ ही नहीं है इसमें, जितनी भी आ जाए। आगे बात एनसीईआरटी की। सर, एनसीईआरटी की एक पुस्तक के पाठ्यक्रम में न्यायपालिका में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के मुशबाली, उन्होंने बड़ा सख्त व्यू लिया है और कमेंट किया है। एक तो उन्होंने किताब की बिक्री पे रोक लगा दी, जो बिकी हुई है 2-2.5 लाख 2.25 लाख के खिलाफ प्रिंट हुई है, उन्होंने सारे पे बंद की। जो बिक चुकी है उनको वापस होने के लिए कहा, चाहे वो डिजिटल है चाहे प्रिंट है, सब वापस आए। उनका ये कमेंट कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, जो टाइटल उस किताब में आया, पढ़ाया जा रहा है 8वीं के बच्चों को, वो साजिश है। इसमें एक ये टाइटल मतलब अध्याय किसने लिखा, उनके नाम मांगे हैं, नोटिस दिया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी ने जो माफी मांगी उससे वो संतुष्ट नहीं है, कि उनका माफी के नाम पर भी आपने अपने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। जो मंत्री हैं क्या वो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी कहा कि हम उचित ले रहे हैं, सारे रोक लग गई। अब तो प्रधानमंत्री ने भी खेद जब्त किया कि ये कैसे होगा। अब देखने वाली जो मुद्दा जो है ना, जो जिस तरह उन्होंने सोचा कि साजिश, मैं इसको और आगे ले देता हूँ कि एक 8वीं का जो बच्चा है उसका जो मन है ना, एक सफेद कापी का जो सफेद पन्ना होता है उस तरह होता है। उसके मन में जो लिख दिया, उसको 8वीं के बच्चे में जो पढ़ाया गया कि हमारे जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, वो है ये, तो आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसकी सोच इस तरह हो जाए कि हमारे जुडिशरी तो भ्रष्टाचार है, इसमें तो न्याय मिलना ही नहीं। तो उसका मतलब यह है कि एक आप जो 3 स्तंभ है हमारे, चौथा में संवैधानिक दृष्टि से तो विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वैसे हम पत्रकारिता को जर्नलिज्म मानते हैं, पर ये तीनों में से जब न्यायपालिका इस समय एक अपनी उसकी साख है, पहचान है संवैधानिक दृष्टि से, तो उस पर जब आप उंगली उठाते हैं तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं व्यवस्था पर कमजोर करने की एक साजिश है। क्योंकि देखिए, जहां तक अगर उनके बढ़ते लंबित केसों को ले लें, जजों पे भी आरोप लगे हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, पर ये सारी बातें डिस्कस अगर होनी भी चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए, होती भी है, आज भी होती है। जब लॉ करते हैं तो उसमें प्लस माइनस चलते हैं, जब लॉ स्टूडेंट करते हैं तो 8वीं के छात्र को बुलाना, और उसके बाद विधानपालिका, कार्यपालिका को अलग छोड़ना। विधानपालिका, कार्यपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल। कितने अधिकारी, कितने एमएलए, कितने पे जो सांसद है, कितनों पे केस भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, रेप के चल रहे हैं, कत्ल के चल रहे हैं, कितने, वो चैप्टर आपने छेड़ा ही नहीं। सिर्फ एक न्यायपालिका को लेकर आप निशाना बनाया, तो ये अपने आप में एक खतरे की घंटी थी, जिसको भांप लिया। 12वीं वकीलों ने जो एसोसिएशन 12वीं चीफ जस्टिस माना, और उन्होंने कहा कि हमें तो अखबारों से पता चला। तो इसका मतलब अखबारों ने भी अपनी एक भूमिका, मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। तो अब जो स्थिति बनी गई है, इस पे पुनर्विचार होगा, बयान तो लग गया, पर ये एक मैं समझता हूँ जो मुख्य न्यायाधीश की जो पीड़ा थी उस बात से समझी जा सके कि साजिश अपना वर्ड यूज किया। और विश्व में इसकी सोचे कि 8वीं का जो छात्र आज है
वो आगे जाके उसकी मनोस्थिति क्या बनेगी, वो धारणा जस्ट जुडिशरी के प्रति। तो जब नेगेटिव बन गई तो आप सारी व्यवस्था को हटाने की एक साजिश है, ये बात उनकी ठीक है, इस पे अब रोक लग गई है, सरकार देखेगा और भविष्य में ना हो ये ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे देश की रक्षा तैयारी की। सर, देश की रक्षा तैयारी में इस समय प्रहार की काफी ज्यादा चर्चा है। इसमें विदेशी तकनीक के साथ साथ स्वदेशी तकनीक की भी बात हो रही है, तो आप इस अभियान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली दफा है मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को महसूस हुआ कि जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके आतंकियों को भी, सोशल मीडिया पे भी, और जो जैसे होता है अरेस्ट वाले केस जो आते हैं झूठे बना के, साइबर क्राइम जो वो सारे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेसिकली ये सारा रखा है कि टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व करी। मतलब उन्होंने रखा कि स्टेट और सेंटर की जो एजेंसी है, पहले तो वो पुलिस में कोऑर्डिनेशन उनमें हो, फिर टेक्नोलॉजी है उसके तरफ ध्यान दिया, फिर ड्रोन से जो आते हैं उनको भी है, फिर जो साइबर क्राइम जैसे बुजुर्गों के खाते से निकल जाते हैं उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एकजुट किया कि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के हिसाब से ये चीज़ें सामने ली है, और सुरक्षा बलों और पुलिस की आपस में तालमेल हो और उनकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ से अपग्रेडिंग की जाए, ताकि जो क्राइम इस तरह के होते हैं उस पर चेक रखा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी रखा कि जो धन देने वाले हैं, जो आतंकियों को धन भी मुहैया कराते हैं, हथियार भी मुहैया कराते हैं, उनको भी आतंकवाद की गतिविधियों के बीच में लेके आओ, ताकि नशा, जैसे पाकिस्तान में कितने ड्रोन पंजाब में आते हैं, पीछे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पंजाब पुलिस पाकिस्तान से लड़ रही है, ये सच्चाई है, पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है। तो केंद्र सरकार ने यही किया है कि अब आतंकवाद की जो चीज गतिविधियां, चाहे वो टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ से साइबर क्राइम है, डिजिटल क्राइम है, या जमीनी कोई नशा तस्करी, या ये सारे अपराध की कैटेगरी में आतंक की कैटेगरी में आ गई, और इसके और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वकील है, जो धार्मिक नेता है, सामाजिक संगठन है, इनकी भी सेवा ली जाएगी, ताकि इनको भी इन्वॉल्व किया जाए कि जब जहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है तो ये साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करना, जन साधारण को, तो ये स्थिति थी, ये कारण है, इनकी मदद लेकर इनको साथ जोड़ा जाए। क्योंकि आज देखिए देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते हैं। अब एआई की बात चल रही थी सारा, तो उस हिसाब से जैसे विदेशों में बैठ के गैंगस्टर चल रहे हैं, तस्करी हो रही है, नशाखोरी हो रही है, तो ड्रोन के माध्यम से जो पाकिस्तान या दाएं बाएं जो घूम रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैं समझता कि आज के जो समय की मांग थी, जो पुराना है जो था छोटा एक सीमित दायरा आतंकवाद का, उसको उन्होंने बड़ा किया, जम्मू कश्मीर पंजाब ये सारा देखते हुए, और जो डिजिटल या बच्चों पे भी आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी जो चलती है, जो इसमें एक और चलते हैं वेबसाइट्स जो ऐसी हैं जो नकारात्मक साइड पे ले जाते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने कंट्रोल में करने के लिए तो वो एक प्रहार 2 का नाम दिया। तो ये ठीक है, अपने समय की मांग है, और जो 70 साल बाद पहली दफा हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको सरकार को महसूस हुई, तो ये एक ठीक दिशा में उठा कदम है। इसका आगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और कैसे चलता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते और नए मुद्दों पर सर के साथ होगी चर्चाएं खास। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।